Good afternoon, students. Good Now, afternoon, ma'am. good afternoon, beta. I am going to explain the remaining chapter of judiciary. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. So we studied about the structure of judiciary, work of judiciary, why judiciary is an independent. ठीक है. Now the remaining chapter of judiciary I am going to explain. For the common person, access to court is access to justice. अब common जो persons हैं, normal जो लोग हैं, उनका मतलब है कोर्ट को एक्सेस अप्रोच करने का मतलब है कि जस्टिस को एक्वायर करना. The courts exercise is a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizen, and as you saw in the above case, the courts interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life and include right to food. जो कोर्ट है वो एक्सरसाइज करता है, एक क्रूशियल रोल एक्सरसाइज करता है. वो क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स के, उनको इंटरप्रेट करता है, उनको डिस्क्राइब करता है. आपने देखा होगा अबव केसेस में, लक्ष्मण और सुधा का जो केस था उसमें देखा होगा, कोर्ट्स इंटरप्रेटेड आर्टिकल, उसमें कोर्ट ने इंटरप्रेट कर रखा है आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो है ऑन द राइट टू लाइफ एंड इंक्लूड राइट टू फूड. राइट टू लाइफ का मतलब है सबको जीने का अधिकार है. आप यू कांट स्नैच द राइट ऑफ लाइफ. ठीक है. राइट टू फूड, सबको भोजन मिलना है, ये भी जरूरी है, ये नेसेसिटी है. So they therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including midday meal scheme. आप देखोगे midday meal scheme which is running in government school. आपने देखा है कभी कि मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जाते हैं उनको मिड डे मील प्रोवाइड होता है? Yes, ma'am. है ना. तो उसमें ये राइट टू फूड के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 21 में ये मेंशन्ड है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल आ रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो उनको एटलीस्ट फूड प्रोवाइड किया जाए, न्यूट्रिशियस फूड. तो कभी दलिया मिलता है, कभी मिल्क मिलता है, कभी कुछ मिलता है. तो ये स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेट के लिए ऑर्डर्स हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे कि मिड डे मील स्कीम चालू हो और लोगों को, बच्चों को मील प्रोवाइड हो, फूड प्रोवाइड हो. However, there are also court judgment that people believe work against the best interest of the common person. हालांकि जो कोर्ट जजमेंट है जो जिसमें बिलीव करते हैं अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट, कॉमन पर्सन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन मतलब उसके अगेंस्ट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे. एक्टिविस्ट हु वर्क ऑन इश्यूज concerning the right to shelter and housing for the poor people believe that the recent judgment on eviction are a far cry from earlier judgment. तो जो एक्टिविस्ट है, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो एक्टिव रहते हैं, उनका जो वो क्या काम करते हैं, जो राइट टू शेल्टर मतलब सबको शेल्टर मिलना चाहिए, सबके ऊपर छत होनी चाहिए, हाउसिंग, सबके घर में हाउस होना चाहिए, एटलीस्ट अपना सर तो छुपा सके बारिश गर्मी मौसम में. तो ये जो एक्टिविस्ट है जिनका इस जो कंसर्निंग इश्यू है उस पे ये काम करते हैं, जिसमें है राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर द प्योर. जो गरीब लोग हैं उनको शेल्टर मिलना चाहिए. द रिसेंट जो जजमेंट था, एविक्शंस आर ए फार क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट. ये जो एविक्शंस जो निकले हैं, जो नियम्स जो निकले हैं, जो अर्लियर जजमेंट से थोड़ा सा फार क्राई है. While recent judgment and to view the slum dwellers as an encroacher in the city, earlier judgment like the 1985 Olga Tales versus Mumbai Municipal Corporation, इस तरह के जजमेंट आए थे. मतलब जजमेंट भी चेंज होते रहते हैं, जजमेंट इंटरप्रेट करते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग लेवल पे. तो कुछ एक्टिविस्ट मानते हैं कि राइट टू शेल्टर मतलब सबको घर, जो गरीब लोग हैं एटलीस्ट उनके पास छत तो हो, या वो भूखा ना सोए, या तो काम प्रोवाइड करो या तो भूखा ना सोए. तो रैन बसेरा एक गवर्नमेंट के स्कीम अपने राजस्थान में चलती है. रैन बसेरा किसी ने देखा है?
टेंट है, उसमें खाना भी प्रोवाइड होता है, उसमें रहने की। हाँ, तो इस तरह की स्कीम्स चलती रहती हैं। ठीक है। जो रिसेंट जजमेंट था, जिसका मतलब था, जिसका इंटेंशन था कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, एनक्रोचर इन द सिटी, वो सिटी को एनक्रोच कर रहे हैं, मतलब अपनी झुग्गी झोपड़ी जहां भी है वहां बना रहे हैं। अर्लियर जजमेंट जो था 1985 में ओल्गा टेलिस एंड वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में कोई केस था जो मुंबई में लड़ा गया था, had tried to protect the livelihoods of slum dwellers। उन्होंने कोशिश की थी जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, उनकी लाइवलीहुड्स के लिए, जीवन याचिका के लिए उन्होंने कोशिश की थी। ठीक है। अब इसको अपन इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। द जजमेंट ऑफ द ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश द राइट टू लाइवलीहुड एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। मतलब जो ये केस चला था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ओल्गा टेलिस के बीच में, उसमें यह था कि जो राइट टू लाइवलीहुड है वो राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है। मतलब सबको जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन कैसे जिए? लाइवलीहुड के साथ, मतलब अर्निंग तो हो, एटलीस्ट वो 2 टाइम का खाना खा के तो सोए। तो इसको पार्ट बताया राइट टू लाइफ का। द फॉलोइंग extracts from the judgment point to the ways in which the judges link the issues of right to life to that of livelihood। तो जजेस थे, उसमें इस इश्यू को बिल्कुल ये कहा गया था कि राइट टू लाइफ का ही तो एक पार्ट है राइट टू लाइवलीहुड। भाई जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, जीवन कैसे जिएंगे? 2 टाइम का खाना नहीं, पानी नहीं, तो कैसे जीवन जिएंगे? तो ये इश्यू जजेस ने इसको इस इश्यू को कंसर्न, मतलब बहुत कंसर्न थे एक्टिविस्ट, तो उसको कंसर्न लेके इस पे जजमेंट दिया था। द स्वीप ऑफ द राइट टू लाइफ conferred by Article 21 is wide and far-reaching। Life means something more than mere animal existence। जो स्वीप ऑफ द राइट टू लाइफ है वो आर्टिकल 21 से कन्फर्ड है ना, और एक वाइड है और फार रीचिंग है, थोड़ा सा दूर वाला है। लाइफ मीन्स, लाइफ का मतलब है कि समथिंग मोर देन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। जो मियर एनिमल एग्जिस्टेंस है उनसे ज्यादा मतलब ह्यूमन जो बीइंग है उनसे ज्यादा कुछ है, राइट टू लाइफ में उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इट डज नॉट मीन मियरली दैट लाइफ कैन नॉट बी extinguished or taken away, as for example by the imposition or execution of the death sentence, except according to procedure established by law। कि भाई लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। एक तो मिल रहा है कि आपने कोई क्राइम कमिट किया है तो आपको पनिशमेंट मिल रहा है, ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो लॉ में है। लेकिन बिना बात के इम्पोजिशन और एग्जीक्यूशन से डेथ सेंटेंस हो रहा है, प्रोसीजर जो लॉ है उसके अलावा जो लोग मर रहे हैं भूख से, दैट इज बट वन एस्पेक्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ये राइट टू लाइफ के एस्पेक्ट से सही नहीं है। एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट facet of that right is right to livelihood, because no person can live without the means of living, that is the mean of livelihood। livelihood को right to life में क्यों ऐड किया है? कि भाई जीवन तो तब जिएगा ना जब वो अर्निंग्स होगी, लाइवलीहुड होगा, जीवन यापन होगा। काम ही नहीं होगा तो जीवन कैसे जिएगा? वो अच्छे से खा पी नहीं पा रहा तो कैसे जीवन को जिएगा? तो ये इसका एक पार्ट बन गया था। That the eviction of person from a pavement or slum will inevitably lead to the deprivation of this means of livelihood is a proposition which does not have to be established in each individual case। जो eviction था पर्सन का, जो स्लम्स नहीं होते पेवमेंट में, रास्ते में वो बना लेते हैं अपना छोटा छोटा सामान बेचने का, तो विल इनएविटेबली लीड टू द डिप्राइवेशन। तो इसको हटा के हम क्या कर रहे हैं? उनके लाइवलीहुड्स का जो साधन है उससे डिप्राइव कर रहे हैं, उससे अलग कर रहे हैं। ठीक है। तो इज ए is a proposition which does not have to be established in each individual case में ये सही नहीं है, but ज्यादातर है। In the present case, the facts constituting empirical evidence justify the conclusion that the petitioner live in slums and on pavement because they have small jobs to nurse in the city and for them there is nowhere else to live। अब जो स्लम्स में रह रहे हैं पिटिशनर, जो है स्लम्स में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, भले कैसे भी बना के रह रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? उनको जॉब मिल रहा है तभी वो रह रहे हैं।
शहर में कुछ तो काम है, गांव में तो वो भी नहीं है, तो वो रह रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है, उन्हें अपने जीवन को जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए ये ऐसे रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो उनको अगर हम उस चीज से डिप्राइव कर दे तो वो कैसे अपनी लाइवलीहुड को अर्न करेंगे? They choose a pavement or a slum in the vicinity of their place of work, and to lose the pavement for the slum is to lose the job. अगर मान लीजिए हम उनको वहां से हटा देंगे, या ऐसे ऐसे प्लेसेस से स्लम्स को हटा देते हैं या पेवमेंट से हटा देते हैं, तो क्या हट जाएगा? वो अपनी जॉब को लूज कर देंगे, जॉब खो देंगे। जॉब खो देंगे तो लाइवलीहुड नहीं रहेगा, तो फिर कैसे अर्न करेंगे, कैसे अपने नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे? The conclusion, therefore, is that the eviction of the petitioner will lead to deprivation of their livelihood and consequently to the deprivation of life. तो कंक्लूजन ये निकला कि जो एविक्शन है पिटिशनर्स का, वो उससे क्या होगा? लाइवलीहुड डिप्राइव होगी, लाइवलीहुड डिप्राइव होगी तो लाइफ भी डिप्राइव होगी। तो ये एक बहुत बड़ा केस है, ये ओल्गा टेलिस और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में चला था 1985 में। Another issue that affects the common person's access justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. जो another issue है ना, जिससे कॉमन पर्सन क्या करते हैं, जस्टिस एक्सेस करने, जो कॉमन पर्सन है वो जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पाते। लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स, उनको क्या लग जाते हैं, उनकी केस की सुनवाई में बहुत टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं, क्योंकि केस ऐसा नहीं है, बहुत सारे केसेस अभी, अगर हम देखा जाए इंडिया की बात करूं तो बहुत सारे अभी केसेस पेंडिंग है। और कई बार ये होता है कि मतलब फादर की डेथ के बाद बच्चा भी लड़ रहा है, फिर उसका बच्चा भी लड़ रहा है, तो ऐसे पेंडिंग केसेस में रिजल्ट जल्दी नहीं आ पाता, तो केस की सुनवाई नहीं हो पाती। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर ये एक तरह का फ्रेज है कि अगर जस्टिस में डिले होता है, लेट होता है जस्टिस, तो इसका मतलब जस्टिस ही नहीं हुआ। अब आप नहीं रहोगे, आप जस्टिस मांग रहे हो, आप नहीं रहोगे, उसके बाद आपके बच्चों को जस्टिस मिल रहा है, तो वो जस्टिस नहीं है, आप तो पूरी उम्र निकाल दी आपने लड़ते लड़ते। तो इसलिए ये फ्रेज है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस अगर डिले होता है तो इसका मतलब है जस्टिस ही नहीं हुआ। तो is often used to characterize this extended time period that courts take. कोर्ट्स में बहुत टाइम लगता है, बहुत पेंडिंग केसेस हैं। ठीक है, अब देख सकते हो आप, नेम ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 है, वर्किंग स्ट्रेंथ 34 है, वैकेंसी 0 है, हाई कोर्ट में 1079 है, ये आप देख सकते हो इस टेबल के थ्रू। ठीक है, ए और बी के थ्रू देख सकते हो। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India. जो भी चीजें हो, जस्टिस लेट मिलता हो, जस्टिस में देरी होती हो, प्रिंस, ठीक है, इन सब चीजों के बावजूद हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि जुडिशरी अपना एक क्रूशियल रोल प्ले करती है डेमोक्रेटिक इंडिया में। जुडिशरी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, serving as a check on the powers of the executive and the legislature as well as in protecting the fundamental rights of citizen। अब जुडिशरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों क्रूशियल रोल प्ले करती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, क्यों जरूरी है? एक तो वो जो एग्जीक्यूटिव की पावर है उन पे चेक रखती है, चेक एंड बैलेंस उसका काम है। लेजिस्लेचर की पावर पे भी चेक रखती है, और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है जुडिशरी। भले ही लेट होता हो, जजमेंट लेट होता हो, बहुत सारी कमियां भी हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जुडिशरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब रोल प्ले करती है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की पावर्स को लेके हो जाए, लेजिस्लेचर की पावर्स को लेके हो जाए, या सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को के प्रोटेक्शन को लेके हो जाए, ये अपना काम बहुत अच्छे से निभाती है। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड क्वाइट करेक्टली envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of democracy। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने जो सिस्टम ऑफ कोर्ट
जो रखा, जो जुडिशरी जिस तरह की इंडिपेंडेंट रखी, वो एक किसी भी डेमोक्रेसी के लिए वो की फीचर के रूप में होती है। मतलब जुडिशरी को जो भी उन्होंने बिल्कुल अलग पार्ट रखा, इंडिपेंडेंट रखा, इंपॉर्टेंट रखा, चेक एंड बैलेंस उनको दिया, पावर दी कि वो चेक एंड बैलेंस रखे, तो ये हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका ये की फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। लोअर पहले भी मैंने समझाया, एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ। लोअर कोर्ट से और भी कोर्ट्स होती है, लोक अदालत हो गई, बहुत सारी चीज होती है। अगर यहाँ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लोअर कोर्ट में अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद इमरजेंसी केसेस में प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। अगर डेथ सेंटेंस है तो वो लाइफ टाइम आपको मतलब प्रिजन जो इम्प्रिजनमेंट है उसकी वो पनिश कर सकता है। और कई बार ये जैसे अपन ने केस में पढ़ा ही था लक्ष्मण सिंह का, सुधा का, है ना, सुधा की डेथ हो गई थी डाउरी केस में। एक एक यहाँ से इस बरी हुए तो हाई कोर्ट ने उसको निर्दोष बताया। हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में वो प्रूव हो गया कि वो सच में डाउरी डेथ थी। तो इस तरह की चीजें हैं कि कहीं भी आपको अगर ऐसा लगता है तो आपको पूरी तरीके से जस्टिस मिलेगा। अब जुडिशरी में और किसी को कुछ प्रॉब्लम है इस चैप्टर में? नो मैम। क्लियर हो गया चैप्टर पूरा? यस मैम। क्वेश्चन आंसर विल बी सेंड टुमारो, है ना? इफ यू ओके मैम। हाँ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कैन वी कैन डिस्कस राइट नाउ। मैम यस मैम जो ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर है उसके आप मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे थे। अच्छा, वो भेज दूंगी मैं, कोई वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, वो मैं भेज दूंगी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। पक्का? श्योर? यस मैम। ओके बेटा, ओके देन बाय एंड टेक केयर।